नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका बेहद स्वागत है। बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए हम लगातार पेड क्विज देख रहे हैं। आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी अब जो है नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दी गई है, तो काफ़ी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि गलत होने वाले प्रश्नों की संख्या अगर ज़्यादा हो गई तो आपकी जो है सिलेक्शन में दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए ये एक बेहतर माध्यम है आपके प्रैक्टिस का। तो जितने भी वीडियोज़ आते रहेंगे, अगर आप फ्री माध्यम में हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं तो उसको देखते चलें, ठीक। और एडमिशन लेना है अगर आपको अभी भी हमारे कोर्सेज में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए नंबर्स दिए होंगे, उस पे जो है कांटेक्ट करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो हालांकि अभी तक हमारे देश में एक भी बार वित्तीय आपातकाल लगाया नहीं गया है ना। अन्य आपातकाल जो है राज्य आपातकाल या राष्ट्रीय आपातकाल लगाए गए हैं। तो वित्तीय आपातकाल की जो है सूचना हमें मिलती है अनुच्छेद 360 से, ठीक। विकल्प सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए, भारत की नागरिकता प्राप्त करने की दिशा में पूछा जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति संबद्ध वित्तीय वर्ष में, मान लीजिए कि 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो एक कंडीशन होती है कि अगर वो 182 दिन या उससे अधिक दिनों के लिए भारत में रहता है या रहती है कोई महिला है, तो उसे एक निवासी माना जाएगा, ठीक। तो एक कंडीशन जो है 182 दिन तक वो रहेगा, तो उसे जो है एक यहाँ पे मतलब जो हमारी सिटीजनशिप है वो ऑफर की जा सकती है भारत की। तो विकल्प हम यहाँ पे चुनेंगे सी। राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था, इसमें ये बताना है। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है जो भारत सरकार का, उसके अंतर्गत एक मतलब ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, ठीक। तो ये जो है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो हमारा भारत में है 1860 का, उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड है। और स्टूडेंट्स जो बाकी अन्य तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंडिविजुअल ग्रुप्स हैं, उनकी आउटस्टैंडिंग वर्क्स के जो है लिए ये अवार्ड इन्होंने इंस्टीट्यूट किया 1996 में, ठीक। तो विकल्प जो है बी करेक्ट है। यहाँ पे थोड़ा डिटेल में चाहें तो आप इसको देख लीजिएगा। आगे देखिए, जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए, इवेपोरेट होकर के वाटर जो है आपका एटमॉस्फेयर में गया, ठीक, ऐसे ऊपर, फिर क्या होगा कि अब जल वाष्प जो हमारा कोई ऐसा टेम्परेचर हो जिस पर कंडेंसेशन होने लगे उसका बादलों के रूप में, और फर्दर फिर उससे बारिश होगी। तो इस पूरी प्रोसेस में मतलब ज्योग्राफी में आपने चीज़ को पढ़ा हो शायद, तो ये हमारा जो तापमान के बारे में पूछा जा रहा है, इसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट यानी कि ओसांक, है ना, जिस पर जल वाष्प कंडेंसेशन उसका स्टार्ट होगा, संघनित होने लगेगा। इसमें देखिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट NCSC, ठीक, राष्ट्रीय जन अनुसूचित जाति आयोग जो है किस प्रकार की बॉडी है। तो ये एक संवैधानिक निकाय है, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 65 जो हमारा अमेंडमेंट है 1990 वाला, वो इससे ही संबंधित है, उसको भी देख लें आप। भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 जो है वो किस मामले से संबंधित है। तो 324 जो है इसमें प्रावधान है हमारे इलेक्शंस के, ठीक। भाग 15 में देखेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित प्रावधान यहाँ पे दे रखे हैं। आगे देखें कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। तो आप देखते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट जो भाग 3 में दे रखे हैं उसमें अनुच्छेद 15 है, ठीक है, जो राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करता है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, है ना, इन ग्राउंड्स पे किसी के साथ भेदभाव ना हो। तो उसी क्रम में अब महिलाओं के जो भेदभाव का संरक्षण प्रदान है, यानी कि सेक्स उनके लिंग के आधार पे, तो ये अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 3 में है। आगे है, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है, ठीक। निमोनिया की बीमारी आप जानते हैं
तो इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन अभी जो हाल के दिनों में महामारी के रूप में आपने देखा कोविड-19, ठीक है। तो निमोनिया से संरक्षण का एक दिवस ऑब्जर्व किया जाता है 12 नवंबर को। सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ठीक। तो जैसे इंडिया में हम फॉलो करते हैं संसदीय यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो इसको आप जो है कैबिनेट गवर्नमेंट कहते हैं क्योंकि इसमें मंत्रिमंडल होती है। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्योंकि उत्तरदायित्व होता है इस सरकार का, जो जैसे इंडिया में है लोकसभा के प्रति सरकार उत्तरदायी होती है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फिर है कि इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल बोला जाता है, यूके में जो फॉलो होता है, ठीक है, उससे ये इसका मतलब उत्पत्ति है। मोनार्कियल सिस्टम नहीं है, ठीक है। मोनार्कियल सिस्टम मतलब कि जिसमें राजशाही तंत्र यानी कि एक कोई राजा है तो उसकी ही अगली जनरेशन जैसे राज करती चली आएगी, उसको बोलते हैं। तो वो पार्लियामेंट्री में नहीं होता है, ठीक। तो ये ऑड हो जाएगा। भारत में पहली बार किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया? तो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जो कुल 22 भाषाएं हैं उसमें से 6 ऐसी भाषाएं हैं जिनको क्लासिकल का स्टेटस मिला है। सबसे पहले दिया गया तमिल को, है ना, डी विकल्प को चुनेंगे। इसको दिया गया है वर्ष 2004 में सबसे पहले। उसके बाद की जो हमारी भाषाएं इसमें सूची में आई, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। अब देखिए जैन धर्म की मान्यता जो भी रही हैं, जो भी अभी भी मान लिए जो लोग फॉलो करते हैं, तो उसके संबंध में हमें गलत कथन को चुनना है। गलत पूछा गया है या सही पूछा गया है, प्लीज बहुत ध्यान से देखा करिए। तो देखिए इसमें गलत वाला हम बताते हैं आपको। लिखा है जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये गलत है, देवताओं के अस्तित्व को, है ना, मानते हैं ये। बाकी के विकल्प ठीक है। यहाँ पे थोड़ी डिटेल दे रखी है, इसको देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर भी रहा था। इसका हेडक्वार्टर भी इंडिया में ही है, गुरुग्राम में, ठीक है। 2015 में इसको स्थापित किया गया। तो अब ये पूछा जा रहा है कि किस सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये सौर गठबंधन जो है ये सौर ऊर्जा की दिशा में कार्य करने वाला एक संस्थान है। तो ये हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हम जिनकी संख्या कुल 17 है वो पढ़ते हैं ना, तो उसका जो 7 नंबर गोल है जिसमें क्या कहा गया है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ठीक है। तो अफोर्डेबल यानी कि जो सौर ऊर्जा है हमारी अफोर्डेबल भी है और क्लीन भी है, बहुत पोल्यूशन नहीं होता इससे। तो इसको प्राप्त करने में ये भूमिका निभाता है समूह। विकल्प हम सी को चुनेंगे। NCERT, ठीक है, जो आप किताबें पढ़ते होंगे इसकी। तो एक भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है। किस वर्ष में इसको स्थापित किया गया हमें ये बताना है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। कहाँ पे है ये? न्यू दिल्ली में। आगे देखिए 1857 की जो क्रांति हुई तो महान विद्रोह की संज्ञा भी उसको दी जाती है। उसके दौरान भारत का गवर्नर जनरल जो है कौन था? तो यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग जो है ये विकल्प करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हमारे फंडामेंटल राइट वाले पार्ट को, यानी भाग 3। तो 3 यहाँ दिया नहीं है, नन ऑफ द अबव को चुनिए। देखिए DPSP हमारा जो पार्ट है उसका अनुच्छेद 44 बात करता है समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की, है ना, भारत में सभी के लिए। तो उसी क्रम में सबसे जो एस्टैब्लिश्ड है सबसे पहले हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड किस राज्य में है, वो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं। तो गोवा में है। इसके संबंध में अभी रिसेंटली उत्तराखंड ने भी कुछ जो है गाइडलाइंस दी हैं, ठीक, और संसद में भी इसके संबंध में जो है चर्चाएं चल रही हैं। तो ये चीज़ें अभी जो है ज़रूरी हैं, इनके बारे में डिटेल में आप पढ़ें। आगे देखिए इको सेंसिटिव जोन में निम्नलिखित में से किस गतिविधि की अनुमति होती है? तो यहाँ पे जैसे आपने ये पढ़ा होगा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, 1986 में बना था, ये भी ध्यान रखिएगा। एक्ट भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो उसका सेक्शन 3 के तहत नोटिफाई किया जाता है किसी प्रोटेक्टेड एरिया के 10 किलोमीटर के भीतर जो एक बफर के रूप में कार्य करता है उसको इको सेंसिटिव जोन जो है इसकी संज्ञा देते हैं। डिटेल में आप थोड़ा इकोलॉजी में इसको देख लीजिएगा। तो उसमें जो है कुछ एक्टिविटीज़ या तो बैन होती हैं क्योंकि ये जो है एक मतलब इन्वायरमेंटली देखेंगे तो फ्रेजाइल एरियाज होते हैं काफ़ी, है ना, स्पेशीज़ जो हैं या वहाँ पे एनिमल्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे कई सारी एक्टिविटीज़ बैन होती हैं या फिर उनको रेगुलेट किया जाता है। तो उसी क्रम में हम देखेंगे इन दिए हुए ऑप्शंस में से तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, यानी कि
वर्षा जल का जो संचयन है वो इको सेंसिटिव जोन के अंदर किया जा सकता है। थोड़ा डिटेल में यहाँ पे देख लीजिए, कुछ चीज़ें दे रखी हैं, इसको भी देख सकते हैं, बाकी इसको अलग से पढ़ लीजिएगा। देखिए, आज़ादी से पहले अंतरिम सरकार गठन हुआ था भारत में, ठीक। तो उसने किस एक्ट के अकॉर्डिंग कार्य किया था? तो अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उससे पहले 35 का एक्ट आया था तो उसके प्रावधानों पे इसने काम किया होगा, परंतु ये गलत है। अंतरिम सरकार ने काम किया था 1919 के जो एक्ट के प्रावधान थे, है ना, उसके अनुसार। निम्नलिखित में से कौन लेटर्स टू मदर इस पुस्तक के लेखक हैं? तो ये जो है ये मोदी जी की किताब है। देखिए, फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन किस रूप में किया है? तो जैसे ये मुस्लिम रूल का टाइम पीरियड का हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो उस दौरान आप देखेंगे कि जितने भी पर्शियन हिस्टोरियंस हैं उन्होंने जितने भी सुल्तान हुए उनको शैडो ऑफ गॉड यानी कि ईश्वर की छाया के रूप में, है ना, इनकारनेशन के रूप में प्रस्तुत किया है। तो विकल्प बी जो है ये करेक्ट होगा। इनकारनेशन वर्ड नहीं यूज कर सकते, शैडो ऑफ गॉड का जो है ये एक मतलब उचित विकल्प होगा हमारा। देखिए, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट, है ना, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन। तो यूनियन जो हमारा बजट का प्रावधान है उसके संबंध में ये एक्ट बनाया गया था। यहाँ पे जो डेफिसिट्स वगैरह हैं उन सबको कैसे मैनेज कर सकते हैं उन सबके प्रावधानों सहित जुलाई 2004 से जो है ये इफेक्टिव है। अगला है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? अनलॉफुल एक्टिविटीज, यूएपीए एक्ट आप इसको बोलते हैं, ये बनाया गया था 1967 में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्येक मानव का विशिष्ट पहचान चिन्ह है? तो देखिए, फैट आपकी बॉडी का 2-3 लोगों का एक जैसा हो सकता है, ब्लड ग्रुप सेम हो सकता है ना, त्वचा का रंग एक जैसा हो सकता है, लेकिन फिंगरप्रिंट जो है वो यूनिक होते हैं। हर किसी का फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं करता। संविधान की 8वीं अनुसूची यानी कि जैसे कुल हम 12 अनुसूचियों के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें 8वीं में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो अभी हमने ऊपर ही बताया आपको जब ये हमने क्लासिकल लैंग्वेजेस वाला क्वेश्चन देखा कि कुल जो है हमारी संख्या है 22 यहाँ है, नहीं तो नन ऑफ द अबव को चुनिए। सेंसस देखिए अभी नया हुआ नहीं है तो 2011 वाला ही फॉलो करना पड़ रहा है। इसके अनुसार अनुसूचित जातियां देश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत थी? शेड्यूल कास्ट की बात हो रही है तो कुल जनसंख्या का 16.6% थी, ठीक है। ये एज अ फैक्ट इस डेटा को याद कर लीजिए, अभी आने वाले दिनों में यही काम आने वाला है। ओजोन परत के बारे में आप पढ़ते हैं तो वायुमंडल की जो ओजोन परत है इसकी मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में आप इसकी लोकेशन पाते हैं और इसकी मापने की इकाई है ओजोन की डॉप्सन। देखिए, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने किसी देश की सलामती और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रति 1 लाख नागरिकों के लिए कितने पुलिस कर्मियों की अनुशंसा की है? तो इनके अनुसार जो है 222 जो है पुलिस वाले होने चाहिए प्रति 1 लाख जनसंख्या पे। विकल्प हम सी को चुनेंगे, ये डेटा याद रख लीजिएगा, जरूरी है। मतदाताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए इसमें से किसको भारत के चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल आइकन के रूप में घोषित किया है? ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा, नेशनल आइकन के रूप में जो है यहाँ पे घोषित किया गया था जो है इसमें अक्टूबर में पंकज त्रिपाठी को, ठीक, जो बॉलीवुड अभिनेता है। इनका काम क्या है कि मतदाताओं के बीच जो है जागरूकता पैदा करें इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। देखिए, मुगल साम्राज्य ने 17वीं शताब्दी के अंत तक संकट का सामना शुरू कर दिया था, तो निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक कारक नहीं था? आपको पता है कि जैसे औरंगजेब के डेथ के बाद पूरी तरीके से फिर जो है लेटर मुगल्स वगैरह इतने शक्तिशाली नहीं रह गए और इधर से ब्रिटिशर्स का भी एक तरीके से डोमिनेंस बढ़ गया। तो उन सब में देखिए यहाँ पे औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के अधीन शाही प्रशासन की दक्षता जाती रही, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे एक किसान और जमींदारों के विद्रोह से समस्याएं बढ़ी और दक्कन में औरंगजेब ने अपने सारे रिसोर्सेज मैक्सिमम जो युद्ध लड़ करके इनको खर्च किया था। और यहाँ पे डी विकल्प जो है ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या है कि जो लेटर मुगल्स की बात हो रही है, इन्होंने शक्तिशाली मनसबदारों पर कड़ी नजर रखी, तो ये गलत है। जो मनसबदार रहे भी तो उन पे कोई मतलब एक तरीके से चेक नहीं था, तो मनमर्जी की चीजें करते रहे और साम्राज्य पूरी तरीके से जो मुगल डायनेस्टी है ना, बहुत ही इफेक्टिव नहीं रह गई औरंगजेब के बाद से। तो इसीलिए जब आप मुगल्स के बारे में पढ़ते हैं तो बाबर से लेकर के औरंगजेब का टाइम जो है यही ज़्यादातर इम्पोर्टेंट होता है।
महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था, इसमें ये बताना है। तो जो 1917 का ये चंपारण सत्याग्रह हुआ महात्मा गांधी की लीडरशिप में, एनजी रंगा जो है ना, इन्होंने अपोज किया था, विकल्प बी। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है इसकी स्थापना 1920 में की थी, NM जोशी करके थे, है ना, इन्होंने। और आगे नागपुर में 1929 में इसकी जो अध्यक्षता की ये जवाहरलाल नेहरू ने। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई, तो इसका गठन किसने किया ये बताना है। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के जो लीडर थे MN रॉय, है ना, मानवेंद्र नाथ रॉय इनका पूरा नाम था, इन्होंने स्थापित किया था, विकल्प बी। कुछ यहाँ पे ट्राइब्स लिखी हुई हैं और इसमें किसमें जो है पॉलीएंड्री यानी कि बहुपति विवाह की जो प्रथा है इसको माना जाता है। तो पॉलीएंड्री प्रैक्टिस करते हैं टोडा ट्राइब, विकल्प डी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग कांड जो हुआ उसके विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आप जानते होंगे, 13 अप्रैल 1919 को जो वहाँ पे निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई गई अमृतसर में। तो उसी इवेंट के विरोध में नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि मिली थी रविन्द्रनाथ टैगोर को 1915 में। तो उसको यहाँ पे इस इवेंट के बाद जो है मई 1919 में इन्होंने एक तरीके से त्याग दिया। ध्यान रखेंगे, विकल्प सी करेक्ट हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर, है ना, इसको किसने मारा? तो आगे चल करके जलियांवाला बाग अभी हमने ऊपर भी देखा, पीछा करते करते वो सरदार उधम सिंह थे, ठीक है, ये लंदन गए और 1940 में, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने जो है इसकी हत्या की थी। बाद में इसके लिए इनको फांसी हो गई थी। अभी रिसेंटली एक फिल्म भी बनी थी इनके ऊपर, ठीक है। तो इन इवेंट्स को ध्यान रखें, सी विकल्प करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन जब प्रस्ताव पारित किया तो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आपको पता होगा, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन या क्विट इंडिया मूवमेंट कह लीजिए, कब हुआ? 1942 में, ठीक। तो 42 में अध्यक्ष थे ये अबुल कलाम आजाद। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य था? तो हमने पहले बताया आपको कि आज़ादी से पूर्व अंतरिम सरकार जो है, इंटरिम कैबिनेट की जो है फॉर्मेशन की गई। तो इसमें देखेंगे भीमराव अम्बेडकर जो है इसमें शामिल नहीं थे, इनके अलावा बाकी तीनों लोग थे। जैसे जवाहरलाल नेहरू जो थे तो इसमें वाइस प्रेसिडेंट और एक्सटर्नल अफेयर्स, कॉमनवेल्थ रिलेशन के जो है इंचार्ज थे। बलदेव सिंह की बात करें तो ये जो है ये थे आपका डिफेंस जो था, है ना, इसके इंचार्ज रहे। और जगजीवन राम लेबर जो है डिपार्टमेंट से संबंधित थे इसमें। तो इनको छोड़ करके बाकी तीनों थे, तो ई विकल्प को चुन लीजिए। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, ठीक है, ये किसने कहा था? पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ ब्रेथ ऑफ अ नेशन। तो ये स्टेटमेंट है इनका अरविंदो घोष का। अगला देखिए, ज़ेरोफाइट टाइप के जो वनस्पति है ना, ज़ेरोफाइटिक फ्लोरा अधिकतर कहाँ पाई जाती है? तो ये बेसिकली आपको शुष्क क्षेत्रों में मिलेंगे, है ना, या डेजर्ट में मिलेंगे, ठीक। तो ये सी विकल्प हम चुनेंगे इसमें से। अगला है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यानी कि जो कोरल रीफ आप पढ़ते हैं, तो निम्न में से किस देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया के जो अराउंड आप देखेंगे काफ़ी एक बड़ा अच्छा खासा स्ट्रेच है ग्रेट बैरियर रीफ का, है ना, नाम याद रखिएगा। कई बार ये भी पूछते हैं ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है। तो कोरल लार्जेस्ट कोरल सिस्टम है विश्व का ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में। डोनबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, इसमें से ये बताना है। तो ये लार्जेस्ट देखेंगे कोल रिजर्व है, इसमें पाया जाता है यूक्रेन देश में, डोनबास में, ठीक। इसके लिए फेमस है ये। विकल्प हम बी को चुनेंगे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अभी हमने नागपुर वाले सेशन के बारे में देखा था। तो सबसे पहला सेशन ये हुआ था 1920 में मुंबई में, तत्कालीन जो बॉम्बे कह लीजिए, लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की। रॉलेट एक्ट के बारे में भी देखा हमने अभी, किस वायसराय के काल में पारित हुआ था, अब ये बताना है। तो 1919 में ही पास हुआ था। तो ये टाइम पीरियड किसका है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड का। आगे देखें, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया?
तो खिलाफत कमेटी बनी थी जो है मार्च 1919 में। आगे चल करके अध्यक्ष चुने गए ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस जो हुई नवंबर 1919 में, महात्मा गांधी। तो ए विकल्प करेक्ट होगा। आगे देखिए, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद जो है चांदनी चौक के रीजन में, तो उसके प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, कौन थे वो? तो ये थे स्वामी श्रद्धानंद। 4 अप्रैल 1919 डेट भी याद रख सकते हैं आप। विकल्प हम डी को चुनेंगे। स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था, इसमें ये बताना है। तो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में देखेंगे 1 जनवरी 1923 को इसकी स्थापना की गई CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। CR दास पहले इसके प्रेसिडेंट रहे और ये जो है सेक्रेटरी, ठीक। बाद में चल करके 1935 में ये डिसॉल्व भी हो जाती है, ठीक। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। सी विकल्प को चुनेंगे हम। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का, यानी स्वराज पार्टी जो बनी थी अभी हमने ऊपर देखा, इसका समर्थन किया? तो चूंकि स्वराज पार्टी में जो लोग थे, ऐसे लीडर्स थे जो मतलब गवर्नमेंट के साथ पार्टिसिपेशन में बिलीव करते थे, तो उसी सब की दिशा में मोहम्मद अली जिन्ना जो है, इन्होंने जो है इसमें सेंट्रल असेंबली जो उस समय कार्यरत थी उसमें इसका सपोर्ट किया था। विकल्प हम ए को चुनेंगे, ठीक। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। सारे क्वेश्चंस आप देख लें, जो पूछे गए होंगे क्वेश्चंस प्लीज़ उसको कमेंट करके बताइएगा हमें। हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।